दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 4। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तरों को लेकर के हम एक श्रृंखला बना रहे हैं, जिसमें पार्ट 3 तक की वीडियो हम पूर्व में बना चुके हैं। विशेष रूप से नेट जेआरएफ या फर्स्ट सेकंड ग्रेड के हिंदी साहित्य के लेक्चरर की जो तैयारी कर रहे हैं, पीएससी किसी भी स्टेट में निकलने वाली जो पीएससी की परीक्षाएं होती हैं हिंदी साहित्य की, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, एमफिल पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पहला प्रश्न है, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ, जमलोक हाथ दूजों ने लगाऊँ, वार करो एक कर को। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित हैं, किस कवि ने लिखी हैं? उत्तर है नाभादास। दूसरा प्रश्न है, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके अलावा और भी अनेक भाषाएं हैं, जैसे मराठी है, नेपाली है, संस्कृत है। लेकिन देवनागरी लिपि जो है वो देवताओं की भाषा, देवताओं की लिपि कही जाती है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो इसका सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी और खरोष्टी में दो विवाद होते हैं, तो इसमें ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ माना जाता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ये पंक्ति किसने लिखी है? तो इस पंक्ति को लिखा है तुलसीदास ने। अगला प्रश्न है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सही उत्तर है आगरा में। प्रश्न 6 है, देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? भारत में एक राज्य है नागालैंड, जहाँ पर अंग्रेजी उसकी राजभाषा है, अंग्रेजी में सारा कार्य होता है। प्रश्न नंबर 7 है, दोहा कोश की रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है सरहपा। सरहपा दोहा कोश के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 8 है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? यानी कि द्रविड़ भाषा परिवार में अनेक भाषाएं आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? जैसे कि इसमें आती हैं कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है। तो इसमें सबसे ज़्यादा तेलुगु बोली जाती है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का नामकरण हुआ है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम भी कई बार लिख दिया जाता है गलती से। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी बड़ा ही प्रसिद्ध एक नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री न्यायोचित को लेकर के बड़ा ही सशक्त नाटक है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? नमक का दरोगा बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद की। अगला प्रश्न है, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। इन पंक्तियों की रचयिता कौन है? तो ये पंक्ति लिखी है मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने। जायसी नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है वो, तो जायसी ने लिखी। प्रश्न नंबर 13 है, नर की और नल नीर की गति एकई करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। मनुष्य की और नल के पानी की गति एक जैसी है, जितना नीचा चलते हैं उतना ऊंचा बढ़ते हैं। ये विशेष बात बिहारी जी ने कही है
तो ये पंक्तियाँ जो है, ये दोहा ये बिहारी लाल का है, बिहारी नाम से अधिक प्रसिद्ध है वो। अगला प्रश्न है नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो नवनीत का मतलब होता है मक्खन। जब दूध को जमा करके दही बनाया जाता है, दही को बिलो करके छाछ बनाई जाती है, और छाछ में से जो अलग हो जाता है वो नवनीत होता है। नवनीत यानी कि नव नई है, जिसके अंदर नीत विशेषता जो निकली है। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? ये प्रश्न दूसरे रूप में पहले आ चुका है कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसकी राजभाषा या राजकीय भाषा अंग्रेजी है, तो वो नागालैंड है। नागालैंड की राजकीय भाषा राजभाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? प्राचीन भारत के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो नालंदा और तक्षशिला दो विश्वविद्यालय बड़े ही प्रसिद्ध रहे हमारे भारत के। तो दोनों में से नालंदा विश्वविद्यालय की विशिष्टता थी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विशिष्ट प्रसिद्ध था ये। अगला प्रश्न है निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? एक तो ये समझ लीजिए, निराला के राम से तात्पर्य है निराला ने राम के ऊपर बड़ी ही प्रसिद्ध कविता लिखी, राम की शक्ति पूजा। तुलसीदास की राम, तुलसीदास ने आप जानते हो पूरा काव्य राम पर ही लिखा है, और भवभूति ने भी उत्तर रामचरितम लिखा है। तो तीनों ही रचनाकारों ने राम के जीवन को लेकर के, उनके चरित्र को लेकर के अलग अलग कविता संग्रह, महाकाव्य, खंड काव्य लिखे हैं। तो उसमें राम का चरित्र किस तरह का है, कैसे उन्होंने उद्घाटित किया है, तो इस संबंधित ये प्रश्न है। तो यह कथन किस हिंदी आलोचक का है ये बताना है। तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। अगला प्रश्न है निराला को कैसा कवि माना जाता है? अब देखिए, इसके अंदर तो क्रांतिकारी उत्तर दे रखा है, लेकिन बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। जब ऑप्शन हो तो उसमें से आप चयन करें, वरना क्रांतिकारी कवि, विद्रोही कवि भी, और नवीन संरचनाओं का कवि भी। कविताओं में एक तरह से जो ये गद्य कविताएं प्रारंभ होती हैं, उनका सूत्रपात करने वाले कवि के रूप में भी जाना जाता है, और छायावादी कवि के रूप में जाना जाता है, आधुनिक कवि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य में अनेक कवि हैं, लेकिन प्रतिनिधि और प्रमुख कवि की जब बात करते हैं तो वो कबीरदास आते हैं। ऐसे ही सगुण भक्ति धारा के कवि की बात पूछी जाए तो उसमें तुलसीदास आते हैं। अगला प्रश्न है निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है, और इसके रचनाकार प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। अगला प्रश्न है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ये सवाल आपको सामान्यतः हिंदी साहित्य का कम और जीके का अधिक लगेगा, या फिर राजनीतिक विज्ञान या इतिहास का अधिक लगेगा, लेकिन उसका संबंध है। तो न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। अगला प्रश्न है पंच परमेश्वर जो कि एक कहानी है के लेखक कौन है? ये भी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, और इसको लिखा है प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न है पंचवटी में कौन सा समास है? हिंदी व्याकरण का भी प्रश्न है इसमें कुछ। तो इसमें द्विगु समास है पंचवटी में। बहुत सारे लोग पंचवटी में कई बार दूसरा समास भी, बहुव्रीहि अन्य समास भी लिख देते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, महाकाव्य है पद्मावत। प्रश्न नंबर 25 है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। इस पंक्ति की रचयिता कौन है? तो ये पंक्ति तुलसीदास ने लिखी है। जब तक आप स्वयं किसी समस्या से, किसी चीज़ से अवगत नहीं हो, तब तक आप उसके एहसास को, उसके दर्द को नहीं जान सकते अच्छे से। अगला प्रश्न है पल्लव की रचयिता कौन है? पल्लव की रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं, और सुमित्रानंदन पंत की इस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप,
यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? सही उत्तर है देवसेना का। स्कंदगुप्त नाटक आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा है। पुरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? पत्थर काल का जो समय था पूर्व का, उसमें मनुष्य के मनोरंजन का साधन था शिकार। वो शिकार मनोरंजन के लिए भी करता था और शिकार जब होता था तो उसी का भोजन भी हो करता था, एक साथ दो काम। अगला प्रश्न है पूस की रात कहानी जो है उसके रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है प्रेमचंद। प्रेमचंद की बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है और उनकी अंतिम कहानियों में से एक है, यथार्थवादी कहानी के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है चंदबरदाई। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास है ये भी। उनके पुत्र ने, अमृत राय उनके पुत्र ने इसे पूरा किया। अगला प्रश्न है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो छायावाद के बड़ी ही प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत है। इन्होंने प्रकृति के ऊपर बहुत कविताएं लिखी, अतः इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किस आलोचक ने कहा है? तो यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। अगला प्रश्न है प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? यानी कि सूफी प्रेमाख्यानक बहुत सारे काव्य हैं, इसमें पहला रचयिता कौन है जिसने ये लिखा? तो वो है मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आप जानते होंगे। रैदास ने ये कविता, ये पंक्तियां लिखी हैं। प्राचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, छोटी परीक्षाओं से लेकर बहुत बड़ी RS IAS परीक्षाओं तक पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग किया जाता था? तो चावल का अधिक प्रयोग किया जाता था, गेहूं का उत्पादन बहुत बाद में होने लगा। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी ऐसी लिपि थी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिस तरह की उर्दू लिखी जाती है वैसे ही। प्रश्न नंबर 41 है प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारणों ने नाम दिया, वो कौन सी भाषा थी? तो वो भाषा थी पिंगल भाषा। और डिंगल और पिंगल जब आदिकाल के समय के रचनाकार थे, उस समय बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं थी। बहुत सारी आदिकाल के समय की लिखी गई रचनाएं इन भाषाओं में, डिंगल पिंगल भाषाओं में मौजूद हैं। जैसे कि पृथ्वीराज रासो है, बीसल देव रासो है, उस समय के जो भी बहुत सारे रासो ग्रंथ हैं वो सारे ज़्यादातर डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। प्रश्न नंबर 42 है प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो प्रेम पचीसी बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है, प्रेमचंद की कहानी है, तो रचनाकार उसके प्रेमचंद है। 43वां प्रश्न है प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो ये है कृष्ण भक्ति शाखा। प्रश्न नंबर 44 है प्रेमचंद के आखिरी उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास था गोदान, जो कि उन्होंने स्वयं लिखा और बड़ा ही प्रसिद्ध और चर्चित उपन्यास रहा। अगला प्रश्न है प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है, लल्लू लाल इसके रचनाकार हैं, इसके लेखक हैं। 46वां प्रश्न है बांगरू बोली किस बोली से निकट संबंध रखती है? तो ये खड़ी बोली से बहुत निकट इसका संबंध है, बांगरू का, कोरवी बांगरू वगैरह ये सब। अगला प्रश्न है बिहारी किस काल के कवि थे? तो आप जानते होंगे बिहारी ने रीति के, नीति के, भक्ति के दोहे लिखे, लेकिन रीति के अधिक लिखे। तो रीति काल के बड़े ही प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि के रूप में जाना जाता है बिहारी को। और बिहारी ने एकमात्र रचना बिहारी सतसई लिखी, उसी से इतने प्रसिद्ध हो गए। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो
जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि के रूप में बिहारी ने काम किया और वहीं पर अनेक दोहों की रचना की जो उनके बड़े ही प्रसिद्ध दोहे रहे हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति की रचयिता कौन है? बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है, विशेष रूप से 8वीं से लेकर 10वीं कक्षाओं के मध्य पूर्व में भी चलती थी, आज भी पाठ्यक्रम में हिंदी में चलती है। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? तो उनका आश्रित कवि था मतीराम। ये भी रीतिकाल के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। अगला 50वां प्रश्न है, बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है सूरती मिश्र। तो विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। और यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित करें, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।